students, welcome you all. Now we are starting chapter 9, and we were discussing about moment for widows remarriage. So basically, in class, we just study about how the movement against sati pratha or sati system goes. In this chapter we will discuss about movement for widows remarriage. Widows were not allowed to remarry and were ostracized during festivals and weddings. Their presence on such occasions was seen as a bad omen. So basically what they are saying that कि वुमेन्स को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही थी जो उस सिस्टम में चाहिए थी उस वक्त, या फिर यूं कहें कि उन्हें फेस्टिवल्स पे या फिर टेम्पल्स में या फिर यूं कहें कि जो हैप्पी मोमेंट्स होते थे या फिर जो हैप्पी प्लेसेस होते थे वहां जाने से मना किया जा रहा था। बेसिकली आज की सोसाइटी में देखा जाए तो ऑब्वियसली हम लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बट जब हम लोगों को ये पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत, तो इस चीज पे ऑब्जेक्शन उठाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम दे सकते हैं कि आज की सोसाइटी किस तरह से ग्रो कर रही है, या फिर यूं कह सकते हैं कि हम लोग पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं कि क्या सही है क्या गलत, तो वो उस टाइम पे इतनी मैच्योरिटी हम लोगों में डेवलप नहीं थी। तो ब्रिटिश एजुकेशन जिस तरह आई या वेस्टर्न एजुकेशन जिस तरह आई, तो उन्होंने इसका अगेंस्ट इसके रिवॉल्ट किया। उन्होंने सती प्रथा को बंद किया, उन्होंने विडोज रीमैरिज को राइज किया कि नहीं, आप इसको आगे बढ़ाइए, इसको करना चाहिए, कोई गुनाह नहीं है। हमारे आपके किसी भी शास्त्र में या फिर ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि विडो रीमैरिज गलत है या फिर ऐसा कुछ। मगर जो ऑर्थोडॉक्स पीपल्स हैं, जो हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा मानते थे, अभी भी जो हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा मानते हैं, वो इसके अगेंस्ट में अभी भी जाते हैं कि, और इफ इनफैक्ट अगर आप यूपी बनारस साइड या फिर इस जगह पे जहाँ पे हिंदुइज्म बहुत ज्यादा चरम पे है, यूं कहें हिंदुइज्म बहुत ज्यादा माना जाता है, वहां पे अगर आप जाएं तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी भी विडो रिमैरिज बैन है। स्टिल स्टिल अगर वहां पे एफर्ट किए जा रहे हैं तो भी विडोज रीमैरिज इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई है। वहां पे अभी भी वो लोग उसी सिस्टम में रहना, उसी सिस्टम में बने रहना पसंद कर रहे हैं। ऑर्थोडॉक्सी अभी भी उतनी ही है। टू रियलाइज द prospection of a better and happier life of them, many reformers advocated widow remarriage and proved that it was not prohibited by the Shastra. है ना? After so much of aggression, of after so much of revoltness, फाइनली जो कुछ लोग थे, कुछ रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने ये फील किया कि नहीं यार, लोगों को इसके बारे में बताना चाहिए। एटलीस्ट लोगों को ये तो पता हो कि ये सही है या नहीं। तो आफ्टर 1856 ये एक्ट, विडोज रीमैरिज एक्ट पास किया गया बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौसी के जरिए। बहुत सारे ऑर्थोडॉक्सी ने इसका विरोध किया कि नहीं ये सब गलत है, बट फाइनली 1856 में विडोज रीमैरिज एक्ट पास हो गया। अब रिफॉर्मिंग द कास्ट सिस्टम जो कि आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा यूं कह सकते हैं कि प्रचलन में रहा है ना, हिंदी वर्ड यूज कर रहा हूँ, सॉरी, बट कास्ट सिस्टम एक ऐसा बनाया गया था कि उसको तोड़ पाना, उसको हटा देना, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय जो थे वो जो पुअर वर्क करते थे उनको बहुत नीचा मानते थे ना। दिन रात मेहनत करके पूरी सिटी का कचरा साफ करता था, उसको एक अनटचेबल की तरह ट्रीट किया जाता था कि यार ये गंदा काम कर रहा है, जबकि वो सफाई का काम कर रहा है। आप एक कंपैरिजन देख रहे हो। वो जो सोच बनी आ रही थी हमारी सोसाइटी की, उसको पूरी तरह से चेंज करके एक रिवोल्ट ला देना, वो ब्रिटिश एजुकेशन ने या फिर यूं कहें कि वेस्टर्न एजुकेशन ने हमारी सोसाइटी के अंदर किया ना। Reforming the caste system, what we are studying in this, the caste system had existed in India since ancient time. एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ साथ बना हुआ है और आगे भी बना ही रहेगा, ये तो चलता ही आता है ना। सोसाइटी हमारी ऐसी, हमारी थिंकिंग मेंटेलिटी वैसी बना दी गई है। व्हेन द कॉलोनियल पीरियड बिगिन इंडिया,
Indian society was divided into a number of castes. कॉलोनियल पीरियड स्टार्ट हुआ या उससे पहले से हमारी जो सोसाइटी थी उसमें कास्ट सिस्टम बहुत डिवाइडेड था, डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ कास्ट, ठीक है। एट द लोएस्ट लेवल वेयर द पीपल वर्क हार्ड टू कीप द सिटीज एंड विलेज क्लीन, है ना। लोअर लेवल मतलब जो सबसे नीचे वाला लेवल है, वहां पे किनको रखा जाता था, जो सबसे हार्ड वर्क करते थे और सिटीज को क्लीन रखने का और विलेजेस को साफ रखने का वो हार्ड वर्क करते थे, उनको रखा जाता था इसके अंदर, था ना। अपर कास्ट कंसिडर्ड टच इम्प्योर। अपर कास्ट वाले क्या मानते थे कि इनका जो टच है वो इम्प्योर है, हम लोगों को इनको नहीं छूना है। क्यों? क्योंकि ये छोटा काम कर रहे हैं, ये साफ सफाई वाला काम कर रहे हैं, है ना। एंड कॉल्ड देम अनटचेबल्स। तो ये एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो गया है यहाँ पे, आपको साफ दिख ही रहा होगा। द सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैड टू लिव इन सेपरेट स्पेशली डीमार्केट एरिया। सो बेसिकली उनको गांव में नहीं, उस जगह जहां पे वो रहते थे वहां नहीं रखा जाता था, बिल्कुल अलग, सबसे अलग गांव के बाहर उनको रखा जाता था। बिल्कुल सेपरेट का बिहेव किया जाता था उन लोगों के साथ। दे वर नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम पब्लिक वेल्स ऑल्सो। जो पब्लिक वेल्स होते थे या फिर यूं कहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट होते थे, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट नहीं किया जाता था, अलाउ नहीं किया जाता था। दे वर डिनाइड एक्सेस टू टेम्पल्स और स्कूल्स में उनको साथ में नहीं रखा जाता था। इन शॉर्ट, दे वर डिनाइड बेसिक राइट्स टू लिव विथ डिग्निटी। जो डिग्निटी के साथ जीने के लिए जो हमें बेसिक राइट प्रोवाइड किए गए होते थे, वो उनको साफ मना किया जाता था कि भाई आप नहीं जी सकते इस तरह से, जिस तरह से हाई सोसाइटी वाले लोग या फिर हाई कास्ट वाले लोग जी रहे हैं। जबकि ये कितनी गंदी या फिर यूं कहें कितनी नीची सोच रखते हैं। सभी को इक्वलिटी देने का हक दिया है हमारी सोसाइटी में, हमारे संविधान में, तो हमारी सोसाइटी में क्यों नहीं। बाकी आफ्टर कॉलोनियलाइजेशन ये सब रिवोल्ट हुआ, ये सब चेंजेस आए। सो हियर वी कैन सी आफ्टर ओवर द 19th and 20th century the caste system underwent many changes as a result of several measures and reforms. They were also social reform movement in many part of India. Changes in the caste system, क्या changes हुए हैं वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे हम लोगों को। ब्रिटिश रूल ब्रोज्ड अबाउट द फॉलोइंग चेंजेस। दे इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल पॉलिटिकल सिस्टम दैट ट्रीटेड ऑल कास्ट इक्वली। एक जो अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं, एक लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम लेके आए जो कि सभी कास्ट को इक्वली ट्रीट कर रहा हो। न्यू सिस्टम ऑफ मास ट्रांसपोर्ट, जैसे कि रेलवे हो गया, वो ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया हम लोगों के सामने, ताकि अपर कास्ट और लोअर कास्ट एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हो सके, एक दूसरे के साथ मिल सके। जनरल अगर ब्राह्मण है वो भी जनरल में सफर करेगा, और कोई लोअर कास्ट वाला है वो भी जनरल में सफर करेगा। हाँ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप हाई क्लास चूज कर सकते हो रेलवेज के अंदर। तो हम भी आज चूज करते हैं, थर्ड एसी होता है, सेकंड एसी होता है, स्लीपर होता है और जनरल एक कोच होता है जनरल, ना। अगर आपने रेलवे में सफर किया हो कभी तो आप उसको देख सकते हो। तो ये जो डिफरेंसेस आए हैं ये किसके जरिए आए हैं? इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी दी है हम लोगों को कि हम लोग साथ में सफर कर सकते हैं उन लोग की वजह से, ताकि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये दूर हो जाए हमारे यहाँ पे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस तरह से सेटअप किए गए थे ताकि जो सेपरेट वेस्टर्न एजुकेशन है वो सभी के लिए ओपन हो, हर सोसाइटी के लिए, हर सेक्शन के लिए ओपन हो। चिल्ड्रन ऑफ लोअर कास्ट थ्रू theoretically at least had access to some educational resource। theoretically तो उनको education access मिलना चाहिए, भले ही practically ना मिल पाए लेकिन theoretical तो मिलना चाहिए, ये उन लोगों का मानना था। So now you can see British economic policies led to widespread landlessness, deindustrialization and reindustrialization. Due to their development, many people left their traditional occupation and marginalization to cities and towns. They begin to look for new jobs in the
factories and government institutions and organizations such as municipalities. Some also went to work in plantation in Assam, Mauritius, and other countries on factories and plantation. They work together regardless of their caste and social background. Basically क्या है, हम लोगों ने यूं कह सकते हैं, हम लोगों ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट बहुत किया, या फिर यूं कहें हम लोगों ने जो जॉब है ना, या फिर और फैक्ट्रीज है, उसकी वजह से माइग्रेट बहुत हुए हैं हमारे यहाँ से, हमारे टाउन से लोग, कुछ लोग असम चले गए, कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में जाके रहने लगे, तो एक बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए और उस कास्ट सिस्टम से बचने के लिए, क्योंकि देखो इज्जत सबको प्यारी होती है, सीधी बात है। लोग खुद को आगे की तरफ रिप्रेजेंट करके एक अच्छा इंसान दिखना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि बाकी लोग किस तरह ट्रीट कर रहे हैं उनको यहाँ पे, एक कमजोर इंसान की तरह, कि नहीं, हम जिस तरह स्टैंड कर रहे हैं तुम वहां पे स्टैंड नहीं करते हो। ये जो चीज की गई, उसने यहाँ पे इंडस सॉरी माइग्रेशन को ज्यादा या मार्जिनलाइजेशन को ज्यादा तवज्जो थी। ठीक है, और बाकी का हम देख सकते हैं कि between the 1820 and the early 90s there were many social reforms who formed both legislative intervention by the colonial state and a wide program for female mm, emancipation. They set up several organizations to fight for women's improvement in social state and education. Many of them also voiced protest against the oppressive caste system and launched movement for social equality. Okay, एज यू कैन सी दैट ईस्टर्न इंडिया किस तरह से हमारे यहाँ पे डेवलप हुआ। राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है अपना, जिनको हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहते हैं। वॉज द मोस्ट इंस्पायरिंग फिगर अमोंग द अर्ली फॉर्मर्स, जो जो अर्ली आने वाले रिफॉर्मर्स हुए हैं उनके लिए एक काफी इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी रहे हैं ये। ही स्टार्टेड द आत्मीय सभा, बहुत सी लैंग्वेजेस जानने की वजह से, संस्कृत, पर्शियन और भी इंडिया की पंजाबी, तमिल, तेलुगु, ये सब और यूरोपियन लैंग्वेज जो है वो सब जानते थे, है ना। तो ये इसका फायदा उठाते हुए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, वो आत्मीय सभा रखने लगे, जिसके अंदर वो स्पेशली बंगाल, ताकि ये जो सोशल इवल है किस तरह के भाई, ये सती प्रथा, विडोज रीमैरिज, इन सबको हमारी देश से हटाया जा सके। इन 1830 ही फाउंडेड द ब्राह्मो समाज, है ना, जो सिर्फ एक गॉड को मानता हो, है ना। ब्राह्मो समाज जो थे वो किस तरह के लोग थे भाई, जो मोनोटिज्म बिलीव करते थे, जो सिर्फ एक गॉड को मानते हो, एक भगवान को मानते हो। इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमन इन सोसाइटी, जिसका मानना था कि वुमेन्स की, उस समाज का मानना था कि जो सोसाइटी है उसमें वुमेन्स की जो पोजीशन है उसको इंक्रीज किया जा सके। एंड लिबरेट सोसाइटी फ्रॉम आइडल वर्शिप, रिचुअल और कास्ट सिस्टम एंड सुपर सिचुएशंस प्रैक्टिसेस, इन सबको बंद किया जाए। ही लेड अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, सती प्रथा जिसे हम कहते हैं, उसके अगेंस्ट उन्होंने एक कैंपेन चलाया। थ्रू हिज जर्नी, आप उसके जर्नी को देखें तो संबद्ध खुदी एंड convict people that the cruel practices of sati was not permitted by the shastra। उन्होंने जिस तरह से रखा सती प्रथा को, उसमें बताया गया है कि भाई ये शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सती प्रथा अपनाई जाए या सती हो जाना चाहिए। His tireless campaign eventually led to the abolition of sati। The Brahmo Samaj also promoted widows' remarriage in Bengal and campaigned against child marriage. The early marriage of girl was declared illegal in 1872, largely due to the effort of the Samaj। Ishwar Chandra Vidyasagar also had
noted educational and one of the most foremost social reformer of the 19th century. He played an important role in the first Hindu widow remarriage that took place in Calcutta in 1856. Along with Matthew, he opened the first girls' school in Calcutta in 1849, which he also set up 35 school in Bengal between 1857 to 1858. ठीक है, as the principal of Sanskrit College in Calcutta, Vidyasagar encouraged non-Brahmin students to study संस्कृत। उन्होंने, क्योंकि पहले यही माना जाता है कि ब्राह्मण ही संस्कृत पढ़ेंगे, वही पूजा पाठ वगैरह करते हैं ये सब, लेकिन उन्होंने लोगों के बीच में, क्योंकि नॉन ब्राह्मण कम्युनिटी जो है उनको संस्कृत पढ़नी चाहिए, क्योंकि संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज है बेटा जो काफी ज्यादा आपको रिवॉल्व करती है, आप लोगों को सीखने को बहुत कुछ मिलता है उससे। ही वेमेंटली अपोज द कास्ट सिस्टम, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है जब उनके सामने कास्ट वगैरह की बात की जाती है तो, and created opportunities for students for lower caste to study Sanskrit language and literature। संस्कृत लैंग्वेज और लिटरेचर पढ़ने के लिए उन्होंने लोअर क्लास वालों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करी। स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और फेमस सेंट रहे हैं ये बंगाल के। As a social reformer, he opposed retrograde। retrograde मतलब क्या है भाई? Sometime या फिर something that oppose progress and development, जो कि प्रोग्रेस और डेवलपमेंट को क्या करता हो? अपोज करता हो। सोशल प्रैक्टिस लाइक कास्टिज्म एंड अनटचेबिलिटी, इनको दूर करने का ना, गुड इज प्रिवेंटेड इन एवरी लिविंग बीइंग एंड सो, इस तरह की चीजें लोगों में जाने का। सर्विंग द मोस्ट डाउन ट्रोडन पीपल ऑफ द सोसाइटी अमोंग द सर्विंग द अलमाइटी हिमसेल्फ। ठीक है, उनका यह मानना था कि इस दुनिया के हर एक कण में, हर एक इंसान में, हर एक मनुष्य में, हर एक जगह में ईश्वर निवास करता है, और उस निवास करते हुए भी वो जो इंसान हमारे सामने खड़ा है या फिर वो जो भी व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है वो एक भगवान है ना, हमें ये मानना चाहिए। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का ये मानना था। उनको बिल्कुल भी एक कास्टिज्म और ये जो अनटचेबिलिटी वाली जो ये रीत चली आ रही थी, ये जो ये सिस्टम चला आ रहा था, इसका वो पूरी तरह से विरोध करते थे। द प्रोपेगेंडा, हिज आइडिया, हिज led the foundation of Ramakrishna Mission in Belur near Kolkata. The mission set up a number of schools throughout the city or the country, opening the doors of education to all sectors of the society. Through his speeches and writing, he started the idea of selfless social services, which he was the best was to attain salvation. He also campaigned for the emancipation of women through spiritual practices। मतलब उन्होंने क्या, फ्रीडम दिलाना वुमेन्स को और अल्टीमेट फ्रीडम फॉर चेनिंग्स ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, ये दिलाने पे ज्यादा जोर दिया लोगों पे। ठीक है, अब वेस्टर्न इंडिया के बारे में हम अगर देखें तो जो हमारे रनाड़े और भांडेकर एंड प्रार्थना समाज जो है वो बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, है ना। इसका हम बाकी के नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से वेस्टर्न इंडिया ने हमारे रिफॉर्म को चेंज किया, वुमेन्स को किस तरह प्रायोरिटीज दी, और बाकी आगे हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने रिजर्वेशन प्रोवाइड करके जो लोअर कास्ट है उसको किस तरह से हाइक किया है। Thank you for joining the class. We will meet soon in the next video.